हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीन ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहां पर हम लेकर आ चुके हैं अपना ज्योग्राफी का क्लाइमेट वाला चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? क्लाइमेट वाला चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने आ गया है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस एंड द इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। किसका क्लाइमेट ऑफ इंडिया? चलो देखते हैं किस तरह से लर्न करेंगे। अब आपको यहाँ पे FM, PHS और HF याद करना है। क्या? FM, PHS और HF, FM, PHS, HF, FM, PHS, HF, ये याद रखना है। अब इसे हमारा क्या होगा? सेंटेंस फॉर्म होगा दोस्तों। पहले फॉर्मेशन ऑफ साउथ ईस्ट। अब जब भी फॉर्मेशन ऑफ साउथ ईस्ट आए तो ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है। द इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस। क्या? द इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द साउथ ईस्ट विंड्स। साउथ ईस्ट विंड्स लिख सकते हो या फिर मॉनसून विंड्स लिख सकते हो। समझ में आ गया? इतनी चीजें आप लोगों को बाय समझा? पहला क्या आएगा? द हिमालय। क्या? द हिमालयस एंड द इंडियन ओशन plays an important role in the formation of what? In the formation of the southeast monsoon winds. Up this Punjab and Thar desert. In summers, the temperature of Punjab and Thar desert is to be found is higher या फिर found to be high. हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसकी इफेक्ट से क्या हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लो प्रेशर क्रिएट होता है। सबसे पहले क्या याद रखोगे? The Himalayas and the Indian Ocean plays an important role in the formation of the southeast monsoon winds. Second point is that in the summer season, the temperature of the Punjab plains and the Thar desert is found to be high. As its effect, the areas of the low pressure are developed. This is the second point which you have to remember while writing the answer. Let's move to the third point. On the other hand, दूसरे हाथ में क्या होता है? हाई प्रेशर पाया जाता है। कहाँ पे? इंडियन ओशन पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इंडियन ओशन पे पाया जाता है दोस्तों। अब तीसरा क्या आ गया दोस्तों? अब फॉर्मेशन। अब आएगा आपका चौथा पॉइंट, फॉर्मेशन एंड फ्लोइंग। अब इसके वजह से क्या होता है? दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन एंड फ्लोइंग ऑफ द साउथ ईस्ट। क्या? साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द मेन लैंड ऑफ द। पहला पॉइंट वापस याद करेंगे, the importance of the Himalaya and the Indian Ocean plays an important role in the formation of the southeast monsoon winds. Second point which you have to remember is that in the summer season, the temperature of the Punjab plains and the Thar desert is found to be high. As its effect, the areas of the low pressure are developed. While talking about the third point, ठीक है। अब क्या होता है? On the other hand, the areas of high pressure are found in the Indian Ocean. In the Indian Ocean, this leads to the formation and the flowing of the southeast monsoon winds from the Indian Ocean to the mainland of the India. फिर इसके बाद अभी जो winds होती है वो कैसी होती है? These winds are moisture laden, so they bring rainfall in the country, यानी इंडिया हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हिमालय क्या ऑब्स्ट्रक्ट करता है? हिमालय क्या है? हिमालयस सेव्स इंडिया बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज ऑफ द विंड्स फ्रॉम नॉर्थ इनटू इंडिया इन विंटर। समझ में आ गया? यानी क्या करता है? हिमालय जो रहता है, जो हवा आती ठंडी ठंडी, उसको क्या रोकता है? ऐसे रोक देता है। रोकने की वजह से क्या होता है कि जो इंडिया में क्या वो जो ठंडी विंड है वो क्या ठंडी के टाइम पे क्या हमारे भारत में आ नहीं पाती है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद साउथ टू नॉर्थ। अब जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है वो क्या फ्लो करती है? साउथ से क्या नॉर्थ क्या करती है? फ्लो करती है और वो किसी के हिमालय से क्या पहुंचती है। ऑब्वियसली बात है, आप इतना तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों कि इंडियन ओशन से फॉर्म हो रही साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स और वो जा रही कहाँ पे जा रही? मेन लैंड पे जा रही। तो ये साउथ वाला डायरेक्शन हमारे इंडियन ओशन का पे साउथ डायरेक्शन में, फिर वो कहाँ पे मूव करी? तो नॉर्थ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? आपका जो पहला आंसर है वो आप लोग लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स लिख के, ठीक है। अब अगले आंसर पे चलते कि कंपेयर द क्लाइमेट्स ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। अब क्या करना है? क्लाइमेट को कंपेयर करना है। किसकी क्लाइमेट को? हमारे ना दोस्तों, ब्राजील और इंडिया के क्लाइमेट को क्या करना है? कंपेयर करना है। अब कैसे कंपेयर करेंगे? चलो देखते हैं। बहुत इजी, देखो यहाँ पे मैंने एड कर दिया। अब ब्राजील हैज अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या ब्राजील का ऐसा क्लाइमेट ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द इंडिया हैज एन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच यू हैव रिमेंबर व्हाइल writing the answer. While moving to the second point, that is temperature. अब temperature in Brazil the temperature is comparatively, देखो north high, ऊपर की तरफ दिया यानी ज्यादा बढ़ रहा है। In Brazil the temperature is comparatively high in the northern part and देखो एरो का नीचे जा रहा है यानी लो, यानी कम हो रहा है, comparatively lower in the
सर्दर्न पार्ट। ये देखो ये देखो ये देखो, यही लिखा है। फिर इसके बाद दूसरे हाथ में हम लोग अगर बात करें भारत देश की, द टेम्परेचर इज टू बी लो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड कंपेरेटिवली द टेम्परेचर इज हाई इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ द नेशन। वही चीज लिखा है, देखो इजी है, एकदम इजी है, कोई टेंशन लेना नहीं है। इस तरह से लर्न करोगे पट 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 सब लर्न हो जाएगा। अब आगे देखते, रेनफॉल का भी सेम है दोस्तों। क्या दिया है, इन ब्राजील द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कंपेरेटिवली हाई इन द नॉर्दर्न पार्ट, एंड लोअर इन द सर्दर्न पार्ट। समझा। और वही अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऑन द अदर हैंड इन इंडिया द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द northern part is low and higher in the southern region। यही लिखना है, सही है कि नहीं सही है। फिर उसके बाद आगे देखो, कोस्टल रीजन आया। इन ब्राजील mild and humid climate is found near the coastal region। on the other hand in India there is a hot and humid climate found in the coastal region। क्लियर हो गया, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो आगे बढ़ते। अब आगे क्या है, आगे दोस्तों आपका आ गया द नॉर्थ ईस्टर्न। क्या, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा ए ऐसा, फिर इसको वाई ए वाई। यस, दिस इज वेरी गुड। लेट्स सी अब क्या आ गया, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हाईलैंड रिसीव लेस रेनफॉल, वेरी लेस फ्रॉम, व्हाई इज इट सो। चलो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो होता है ब्राजीलियन हाईलैंड का, वो क्यों बहुत कम रेनफॉल। तो कुछ नहीं याद रखना, ये 4 पॉइंट याद रखो, आंसर में तबाही मचा के आओगे दोस्तों। चलो देखते हैं, विंड्स ब्लोइंग, विंड्स मूव अपवर्ड, कंडेंसेशन प्रोसेस 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद गेट्स लेस रेनफॉल। बस ये 4 पॉइंट याद करो, तबाही मचाओगे। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं होगा, जाके जल्दी जल्दी फॉलो कर लो दोस्तों। ज्योग्राफी के आंसर शेयर फटाफट जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले क्या, विंड्स ब्लोइंग आ रहा है, तो क्या लिखा है, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सदर्न अटलांटिक ओशन। कहां से विंड्स ब्लोइंग है, तो याद रखना है, द विंड्स ब्लोइंग कहां से, सदर्न अटलांटिक ओशन से। कहां पे, साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्राजीलियन हाईलैंड। सीधा सीधा दोस्तों, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सदर्न अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। यही लिखना है, ये याद करना बस दोस्त, बस इतना याद रखना। समझ में आ गया। अब क्या आ रहा है, विंड मूव अपवर्ड्स, दिस विंड्स मूव अपवर्ड्स अलोंग विद द स्लोप ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स। अब क्या होता है, जो विंड होती है अपवर्ड होती है, किसके साथ, ब्राजीलियन हाईलैंड्स के स्लोप के साथ क्या अपवर्ड क्या मूव करती। दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, इसी में से हम लोग को 4 पॉइंट लिखना है दोस्तों में, ठीक है। एट द हायर अल्टीट्यूड मतलब एक हायर जब ऊपर जा रही है, एक हाइट पे जा रही है, तो जाने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके और विंडवर्ड साइड जो होगा, यानी जहां से जिस तरफ हवा बह रही होगी ब्राजीलियन, वहां पे क्या होगा, ज्यादा रेनफॉल क्या होगा। समझ में। अब आप लोग ये देखो, ये ब्राजीलियन हाईलैंड स्लोप है, इसके तरफ से क्या जा रही है, वो ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन का क्या प्रोसेस चालू है। अब जो कंडेंसेशन का प्रोसेस चालू होगा तो क्या होगा, वो वाटर में क्या कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। अब हवा इधर से बह रही है, अब ये डायरेक्शन से क्या हवा बह रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो बारिश कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी कि इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, हवा क्या कर रही है, इस तरफ जा रही है, तो पानी भी क्या इस तरफ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें क्या होगा, बारिश ज्यादा होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपको क्या आंसर लर्न करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा, गेट्स लेस रेनफॉल व्हेन दिस winds क्रॉस द टॉप ऑफ द ब्राजील। अब क्या करता है, अभी जो टॉप है क्रॉस कर लेता है, तो क्या होता है, गो टू द अदर साइड ऑफ माउंटेन, दिस winds आर एज इट्स अफेक्ट द लीवर्ड साइड ऑफ द ब्राजील हाइट गेट्स लेस रेनफॉल। समझा। पहला पॉइंट क्या आएगा, विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सदर्न अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट and the northeast direction are obstructed by the Brazil hand. This is the first point which you have to write for this question. While talking about the second point is that these winds move upward along the slope of the Brazilian highlands. Move upward, Brazilian highlands की क्या slope के साथ क्या ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या move करता है। अब at reaching the certain high altitude the condensation process starts and take place and the wind wide side of the Brazilian highlands receives मोर रेनफॉल। अब किस तरह से करता है ऑलरेडी मैंने समझा दिया आपको। फिर उसके बाद जब ये विंड क्या करती है, ब्राजील हाईलैंड्स को क्या क्रॉस कर लेती है, तो जो दूसरा साइड होता है माउंटेन्स,
जब क्रॉस करने के बाद ये दूसरी साइड पहुंच जाती है माउंटेन के, तो क्या होता है, वो जो विंड्स होती है वो क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है, और उसके वजह से क्या होता है, जो लीवर्ड साइड होता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स का, उसको क्या लेस रेनफॉल मिलता है। देयरफॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील हाईलैंड्स रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। इतना चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो विंड्स ब्लोइंग, विंड मूव अपवर्ड, कंडेंसेशन प्रोसेस गेट्स लेस रेनफॉल। ठीक है, अब आगे आते हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजेस अकरिंग इन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया व्हाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे इंडिया है, ठीक है, अब डायरेक्शन की अगर बात करूं तो ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब साउथ से, जब हम लोग, ये साउथ है, जब साउथ से हम लोग क्या जाएंगे, नॉर्थ की डायरेक्शन यानी ऊपर वाले डायरेक्शन में आएंगे, तो क्या सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हम लोग देखते हैं, वो हमें क्या देखना है। सबसे पहले टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्या, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम। वही लिखना है आपको, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या लिखोगे, इन इंडिया एज वी गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द टेम्परेचर ड्रॉप्स, टेम्परेचर डिक्रीजेस। इतना भी सीधा सीधा लिखना है तो डिक्रीजेस लिख दो, समझ में आ गया। अगर अब एग्जांपल लेना कि जो पेनिनसुला रीजन है, अब मैंने ऑलरेडी बताया पेनिनसुला क्या होता है। देखो ये जो होता है आपका, ये पेनिनसुला होता है, ठीक है, द इंडियन पेनिनसुला हम लोग इसको बोलते हैं। अब पेनिनसुला रीजन में जो टेम्परेचर 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस क्या एवरेज होता है, तो वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इन द पेनिनसुला रीजन दैट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द एवरेज टेम्परेचर विच इज फाउंड इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। वही अगर मैं दूसरी बात करूं, ऑन द अदर हैंड द माउंटेनियस रीजन विच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, द एवरेज टेम्परेचर इज फाउंड इज 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। समझा, इतनी चीजें। अब इन इंडिया एज वी गो फ्रॉम, अब क्या होता है, अब इंडिया में जब हम क्या करते हैं, जब साउथ से हम नॉर्थ में जाते हैं तो अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल होता है वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों, कम होने लगता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या याद रखना है, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के, तो चेन्नई जो कहां पे लोकेटेड, चेन्नई कहां आता है दोस्तों, हमारे ये वाले रीजन में आता है, ठीक है, सदर्न पार्ट में आता है। तो जो अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल नवंबर में होता है वो कितना होता है, 4100 mm होता है। वही अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली अपना यहाँ पे लोकेट होता है, तो वहां पे जो एवरेज रेनफॉल होता है वो कितना होता है, 250 mm होता है। बस इतना याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना। सबसे पहले क्या रखोगे, एज वी गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन इंडिया द टेम्परेचर डिक्रीजेस। फिर उसके बाद क्या याद रखना है कि इन द पेनिनसुलर रीजन which is located in the southern part of the India, the average temperature which is found is from 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. On the other hand, the mountainous region which is located in the northern part of India, the temperature the average temperature which is found is 5 degrees Celsius to 10 degree Celsius. समझ में आ गया। अब वापस as we go from south to north, as we go from south direction to the north direction in India, the amount of rainfall decreases. समझ में आ गया। For example, the Chennai which is located in the southern part of the India, the maximum amount of average rainfall which is received is nearly 410 mm. वही अगर मैं बात करूं दिल्ली की जो नॉर्दर्न पार्ट में है, उसमें अगस्त के महीने में उसको क्या 250 mm क्या मिलता है, आपका बारिश मिलता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगी। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब आगे आ गया, स्नोफॉल डजंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील। अब स्नोफॉल जो होता है वो क्या होता है, वो अकर ही नहीं होता है, हमेशा अकर नहीं होता है क्या ब्राजील में, क्यों नहीं होता, चलो देख लो। अब जो स्नोफॉल होता है, सबसे पहले क्या देखिए, टेम्परेट पोलर माउंटेनियस हिली रीजन। क्या क्या है, टेम्परेट पोलर माउंटेनियस और हिली रीजन। वापस टेम्परेट पोलर माउंटेनियस और हिली रीजन, वापस टेम्परेट पोलर माउंटेनियस और हिली रीजन, वापस टेम्परेट पोलर माउंटेनियस और हिली रीजन। इतनी चीजें याद हो गई। अब याद रखना, स्नोफॉल जनरली अकर्स इन टेम्परेट एंड पोलर जोन ड्यू टू पोलर विंड्स। समझ में आ गया। द स्नोफॉल जनरली अकर्स इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन ड्यू टू पोलर विंड्स, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो अकर्स इन माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स ऑफ हाई अल्टीट्यूड्स। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। पहला क्या आएगा, द स्नोफॉल अकर्स इन temperate and polar region due to polar wind. See, this is the first point which you have to write for this question. While talking about the second point which you have to note is that it also occurs in the mountainous and hilly regions with the high altitude. This is the second point for this question. अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपको दोस्तों, अब ब्राजील जो है, ब्राजील पोलर रीजन में क्या, ब्राजील इज नॉट लोकेटेड इन दी पोलर रीजन, इट इज लोकेटेड इन दी ट्रॉपिकल जोन।
तो हो गया थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी बन गया आपका। फिर चौथा पॉइंट क्या आएगा, देयर आर नो माउंटेनियस रीजन इन ब्राजील, देयर आर नो माउंटेनियस रीजन इन ब्राजील, देयरफॉर द स्नोफॉल डजंट अकर इन ब्राजील। हो गया, इजी है। पहले यही चार याद किया तो हो गया। तो आपको याद रखना कि टेम्परेट पोलर रीजन नहीं है, वो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। साथ ही साथ माउंटेनियस रीजन में भी लोकेटेड नहीं है, तो इस वजह से क्या स्नोफॉल अकर नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि द स्नोफॉल जनरली अकर्स इन द टेम्परेट एंड द पोलर रीजन विद द हेल्प ऑफ पोलर विंड्स। अब इट ऑल्सो अकर्स इन द माउंटेन्स एंड हिली रीजन्स विद द हाई अल्टीट्यूड्स। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा, ब्राजील इज नॉट लोकेटेड इन द पोलर रीजन। फिर उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इट्स लोकेटेड इन टू द ट्रॉपिकल जोन। अब मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते। अब आगे कुछ नहीं है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन आपको है। इतनी क्वेश्चन किस तरह से लर्न करना मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है तो क्या करोगे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। और बहुत सारी चीजों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे क्या मेंशन कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों।